हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वह है क्लास 10th का सोशल साइंस करने जाएंगे। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था जो सीबीएसई ने जो रिवाइज सिलेबस लेके आया है उसके बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिवाइज सिलेबस आया हुआ है तो रिवाइज सिलेबस के बेस पे जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर ही, बट पहले हम लोग वो फोकस करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया है, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और जो चीज़ें आपके सिलेबस से हट गई होंगी थोड़ा हम उसको भी देख लेंगे। ठीक, तो आपकी जो सिलेबस जो दिया गया है तो सिलेबस में इस जो चैप्टर की बात करें, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक, अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है जो सीबीएसई बोर्ड ने आपको बताया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको उसका इंपॉर्टेंस पढ़ना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है टू इंडियन जीडीपी में, मतलब इंडिया का जो जीडीपी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ठीक, तीसरा जब बात करेंगे तो इंडस्ट्री को क्लासीफाई करना है कि इंडस्ट्री किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, ऑन द अलग अलग बेसिस के हिसाब से है। उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मिनरल्स जो पाए जाते हैं, जो इंडस्ट्रीज जो पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इंडस्ट्री से होने वाला पोल्यूशन, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री यूज करोगे तो उससे बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, जैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नॉइज पोल्यूशन होता, आपका एयर पोल्यूशन होता, वाटर पोल्यूशन होता है। एक नया टाइप का पोल्यूशन पढ़ोगे आप इस चैप्टर में, तो जब आप ये चैप्टर पूरा देखने जाओगे तो वहाँ पे आपको एक नया टाइप का पोल्यूशन जो है वो पता चलेगा, और उस पोल्यूशन से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब एनवायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या हम लोग क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में इस चैप्टर में डील करेंगे। तो कुल मिला के ये पूरा चैप्टर है। तो अगर मुझे इसको समझाना हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आप कोई भी चैप्टर पढ़ना तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो उसका मीनिंग, कि आपको उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि वो उसका मीनिंग क्या है। तो हम एक काम करते हैं, पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मीनिंग समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फ्लो चार्ट देखता हूँ जहाँ पे आपके पास सामान कहाँ पे आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एक कंज्यूमर हो, तो अगर आप एक कंज्यूमर हो तो मैं कंज्यूमर हूं, तो मैं यहाँ पे मैं लिखे दे रहा है वो है कि आप कंज्यूमर हो। ठीक, आप कोई सामान खरीदना होता तो आप कहाँ जाते हैं, तो मुझे जब कभी भी कोई सामान खरीदना होता तो मैं जाता हूँ वो है आपका रिटेलर के पास, मतलब दुकानदार के पास। अब रिटेलर के पास सामान आता कहाँ से, तो रिटेलर के पास सामान जो है वो आएगा आपका होलसेलर से। अब होलसेलर कौन होता है, होलसेलर क्या होता है कि वो एक प्रोडक्ट जो है वो लार्जर क्वांटिटी में खरीद के रखता है और वो जाकर दुकानदार को बेचता है जाके सामान। अब होलसेलर के पास सामान आता कहाँ से, तो होलसेलर के पास सामान आएगा वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कोई सामान अगर बनाना होता है तो वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, मतलब सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होगा आपका, सबसे पहला प्रोड्यूस होगा आपका रॉ मटेरियल। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी कोई आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो सबसे पहला जो होगा वो उसका क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। वही रॉ मटेरियल कहाँ पे जाएगा, आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे उस रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं कंज्यूमर के यूज करने लायक चीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से वो सामान जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर जो है वो रिटेलर को भेजेगा और रिटेलर के पास से वो कहाँ जाएगा, कंज्यूमर के पास। ठीक, ये समझ में आया। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो इसका रोल क्या है वो समझते हैं। तो इसका रोल क्या है कि जो रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है उसको वो कन्वर्ट करता है किसमें, फिनिश गुड में। तो मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख सकता हूँ। इसमें डेफिनेशन में आपकी बुक में जैसे देखना कि फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा होगा, तो वहां पे लिखा होगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ लार्जर क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल into most valuable finished goods। तो यहाँ पे क्या है कि हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं लार्जर क्वांटिटी में, आफ्टर क्या है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हैं किसमें, मोस्ट वैल्यूएबल फिनिश गुड में। तो जहां पे भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाए फिनिश गुड में, जहां पे भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाए फिनिश गुड में, तो उस एरिया को हम कहेंगे, मतलब उस सेक्टर को हम कहेंगे वह आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समझ में आ गया। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि गुड्स को वो प्रोड्यूस कर रहा है लार्जर क्वांटिटी में आफ्टर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू मोस्ट वैल्यूएबल फिनिश गुड। ये समझ में आया। तो मीनिंग जब समझ में आ गया तो अब एक काम करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। सो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं। तो इस इंपॉर्टेंस में वहाँ पे आपकी बुक में देखना, तो वहाँ पे राइट हैंड साइड में एक हेडिंग बना होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लिखा होगा, वहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए होंगे। अब जो आपका पहला पॉइंट है उसको ब्रेकअप करते हैं 2 पॉइंट में। अब ब्रेकअप कैसा होता है वो देखना।
इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मतलब इंडिया में मोर देन 75% पीपल, पहले से देखा जाए तो 75%, आज की डेट में देखा जाए 55% पीपल, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो एंगेज है कहाँ पे, एग्रीकल्चर में, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रॉ मटेरियल। ठीक, तो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है वो है रॉ मटेरियल आता। ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा आपका, एग्रीकल्चर से। ठीक, अब दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब जो एग्रीकल्चर जो चैप्टर है, जो भी आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर चैप्टर, तो एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ोगे कि पुराने जमाने में जब हम खेती करते थे तो उसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता था, उसमें प्रोडक्शन जो है बहुत कम होता था। तो जिसकी वजह से यहाँ से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोडक्शन जब कम होगा तो ये जो रॉ मटेरियल जो जाएगा कहाँ पर, इंडस्ट्री में, वो क्या होगा आपका, लेस, कम होगा। अब इंडस्ट्री को फायदा कब है, अभी मीनिंग में पढ़ा था, इंडस्ट्री को फायदा कब है, जब वो एक लार्जर क्वांटिटी में क्या करे, वो गुड्स को प्रोड्यूस करे। तो कब, जब लेस रॉ मटेरियल मिलेगा तो वो उसको कन्वर्ट भी तो लेस कर पाएंगे, उसको कन्वर्ट भी क्या कर पा रहे, लेस ही तो कन्वर्ट कर पा रहे। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लॉस हो रहा था, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जो है वो प्रॉफिट अर्न करना था, तो वो चाहते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा प्रोड्यूस करे। तो क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड करके दिया आपका मॉडर्न इक्विपमेंट। अब मॉडर्न इक्विपमेंट में जब आप बात करें तो वहां पे ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, पीवीसी पाइप, ये सब केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस की, और प्रोड्यूस करके किसको दी, एग्रीकल्चर सेक्टर को। फार्मर ने क्या किया, उन सारे मॉडर्न इक्विपमेंट को यूज किया और खेती करना चालू किया। जब आप मॉडर्न इक्विपमेंट यूज करेंगे, जैसे क्लास 9th में आपने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में, तो वहां पे हम देखते हैं कि एक खेत में एक से ज्यादा प्रोडक्शन, मतलब एक खेत में ज्यादा लार्जर प्रोडक्टिविटी के लिए क्या कर सकते हैं भाई, मॉडर्न इक्विपमेंट आप यूज करो। तो फार्मर ने क्या हुआ कि मॉडर्न इक्विपमेंट यूज किया, तो ये जो लेस रॉ मटेरियल था वो कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, हाई रॉ मटेरियल में। अब जब ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ तो जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गया तो वहां का आउटपुट भी क्या आ गया, हाई आउटपुट आ गया। इससे क्या हुआ, इंडस्ट्री को क्या हो गया, फायदा हो गया। अब देखना आपके वहां पे जो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लिखा हुआ है, इसके नीचे वाले पैराग्राफ लिखा होगा, वहां पे क्वेश्चन लिखा होगा कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हैंड इन हैंड, तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो साथ साथ चलते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि तो इंडस्ट्री जो है वो प्रॉफिटेबल कब होगा, तो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल तभी होगा जब वो लार्जर क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करे। ठीक, अब वो लार्जर क्वांटिटी में गुड्स को तभी प्रोड्यूस कर सकता जब उसके पास लार्जर क्वांटिटी में क्या हो, रॉ मटेरियल। ठीक, तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे, इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने क्या प्रोड्यूस करके दिया, मॉडर्न इक्विपमेंट। फार्मर ने क्या किया, वो मॉडर्न इक्विपमेंट को यूज करके खेती जब की तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं बना के देता तो क्या हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड होता, नहीं होता। अब मान लीजिए कि हमारे अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने अगर मॉडर्न इक्विपमेंट बना के दे दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर ने इसको यूज भी कर लिया और हाई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया, बट अगर हमारे पास इंडस्ट्री नहीं हुई उतनी क्वांटिटी में या उतनी एफिशिएंट इंडस्ट्री नहीं हुई तो क्या उस रॉ मटेरियल को यूज कर पाएंगे? ये तो वही बात हो गई कि आपने शादी की कार्ड बांटे 300 लोगों को और आपने एक्सपेक्ट किया कि आपके घर में शादी के दिन 300 लोग आएंगे। अब आपने क्या लगाया कि अनुमान लगा और आपने 200 लोगों का खाना बना दिया, 200 लोगों का खाना बना दिया। अब 300 लोगों को काट दिया तो 300 लोग वहां पे आ गए खाना खाने के लिए। अब क्योंकि 200 लोगों का खाना बना हुआ तो 100 लोगों का खाना कम पड़ेगा। अब वो इसका सेकंड साइड समझ लो, अगर मान लीजिए कि 300 लोगों को काट दिया गया और आपने खाना बना लिया 400 लोगों का और वहां पर आए कितने, 300 लोग ही, तो आपको 100 लोगों का खाना क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए वेस्ट है। तो फायदा कब होगा, मतलब आपके लिए प्रॉफिटेबल कब होगा, जब 300 लोगों के बुलाया गया तो 300 लोगों का ही खाना बनाओ, तो वो क्या होगा, इक्वल। तो इसीलिए इससे ये प्रूव होता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर डेवलप होगी तो जरूरी है कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो। क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें तो ऑटोमेटिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी उतनी एफिशिएंट होनी चाहिए उतना रॉ मटेरियल यूज करने के लिए। ठीक, तो ये एक आंसर बनता है आपके जो बोर्ड में बहुत बार देखा जाएगा, तो 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हैंड इन हैंड इसको समझाओ। तो हम लोग इसको समझाते वक्त क्या करेंगे, हम लोग इसको समझाते वक्त ये कहेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो फार्मर्स को प्रोड्यूस करके देगी क्या, मॉडर्न इक्विपमेंट, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, पीवीसी पाइप, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। फार्मर क्या करेंगे, वो सारे मॉडर्न इक्विपमेंट को यूज करके खेती करेंगे। इससे क्या होगा, उनके पास लार्जर क्वांटिटी में होगा। यही लार्जर क्वांटिटी जब मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास जाएगा तो वो प्रोड्यूस करेंगे क्या, लार्जर क्वांटिटी में गुड्स। ये समझ में? अब ये मैंने ऐसा इसलिए पढ़ाया आपको कि इससे आपका पहला इंपॉर्टेंस बन के आता, पहला इंपॉर्टेंस ये बन के आता, इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, वो इंडिया की इकोनॉमी का क्या है, वो बैकबोन है। तो वापस समझना, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प करता है किसको डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने में। कैसे हेल्प करेगा, बाय प्रोवाइडिंग क्या, मॉडर्न इक्विपमेंट। हाँ, तो सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंस ये कहता है कि इंडिया में
अबाउट जो है वो 75% पीपल, मतलब 1970s में देखा जाए, अब जब इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया में लार्जर क्वांटिटी में 1970 में मोर देन 75% पीपल जो है वो एंगेज थे एग्रीकल्चर में, ठीक। आज की डेट में देखा जाए तो वहां पे सिर्फ 55 रह गए, तो वो 20% लोग गए कहां पर, तो 20% लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ के वो इंडस्ट्री में या तो सर्विस सेक्टर में काम करने जाएंगे। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, इसमें जो सेकंड पॉइंट बढ़ेगा वो है इट रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर या ऑन एग्रीकल्चर by providing job in secondary and tertiary sector। तो वो क्या है कि वो रिड्यूस कर रहा है हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर, मतलब जहां पे पहले एग्रीकल्चर में मेजॉरिटी ऑफ पीपल काम कर रहे थे, जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप हो गई तो लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के आपका कहां पे जाके काम करने लगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने, या तो सर्विस सेक्टर में काम करने लगे, ठीक। फिर तीसरा क्या हुआ कि जब फार्मर्स के पास, जैसे भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जब फार्मर ने जो है लार्जर क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस किया तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास ज्यादा रॉ मटेरियल आया, अब वो ज्यादा रॉ मटेरियल कन्वर्ट किया जाएगा ज्यादा फिनिश गुड में, यही तो पड़ा। तो आप जितना ज्यादा फिनिश गुड बनाओगे तो पहले तो क्या करोगे, आप अपनी कंट्री की सेटिस्फैक्शन पूरी करोगे, जब आपकी कंट्री की सेटिस्फैक्शन पूरी हो जाएगी तब आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। अब जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो क्या होगा कि लोग जो है वो आपकी करेंसी में गुड्स को खरीदेंगे, तो मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे फिनिश गुड को तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वो है आपका फॉरेन एक्सचेंज, ठीक, ये समझ में आया। अब इसके बाद देखा जाएगा तो जो अगला ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे चाइनीज प्रोडक्ट है, तो चाइनीज प्रोडक्ट में क्या है कि इसकी हम लोगों ने पहले से एक मेंटालिटी, स्टीरियोटाइप बना हुआ है, एक पहले से मेंटालिटी बनी है कि चाइना प्रोडक्ट की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, मतलब उनका सामान जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, ठीक, क्योंकि अब चाइना कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना ले हम मानेंगे कि वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, और एक अच्छी कंपनी जो है वो कितना भी खराब प्रोडक्ट बना ले तो हम लोग ये मानेंगे कि नहीं वो कंपनी अच्छी है, कभी कभार हो सकता है कि वो सामान खराब बना रहा। मतलब इससे ये प्रूव होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसा सामान बनाती है उस कंट्री की प्रॉस्पेरिटी जो है उसमें लाई करता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है एक ब्रांड इमेज, तो जो प्रॉस्पेरिटी है ऑफ अ नेशन वो डिपेंड करता है वहां के उस कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ये समझ में। अब एक और चीज जो टॉपिक आ जाता है वो है आपका कि अगर मान लीजिए कि एक एरिया जहां पे इंडस्ट्री ओपन होगी तो वहां पे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होता, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिख देता, तो ये जो इरेडिकेट करेगा आपका पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट। तो इरेडिकेट का मतलब होता है रिमूव करना, तो ये रिमूव कर रहा है कि आपका रिमूव कर रहा है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। आप कैसे, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा, तो उसको समझना। ये एक एरिया है जहां पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता, ये एक एरिया है जहां पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा, ये एक एरिया है जहां पे क्या है आपका मार्केट है। अब बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं तो अगर मैं चाहूंगा तो मैं अपनी इंडस्ट्री अगर बनाना चाहूं तो मैं सोच रहा हूं चलो मुझे रॉ मटेरियल सस्ता मिलना चाहिए, तो मैंने क्या किया, अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पे ओपन कर दिया रॉ मटेरियल एरिया में, ठीक। अब यहाँ पे ओपन करने से मेरे लिए माल बेचने के लिए तो मैं मार्केट में जाऊंगा ना, तो जब मार्केट में जाऊंगा तो वहां पे मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, और वही अगर मैं अपनी इंडस्ट्री को अगर मैं मार्केट में ओपन कर दूं तो मुझे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। अब लोग रहने के लिए कहां पे रहते होंगे, तो लोग रहने के लिए रहते होंगे गांव में या तो शहर में। अब इंडस्ट्री को फायदा क्या है कि वो जब जो अपनी इंडस्ट्री जो ऐसी जगह पर ओपन करे जहां से वो रॉ मटेरियल भी आसानी से अवेलेबल कर सके और मार्केट भी उसके लिए क्या हो, पास हो। अब इस एरिया में तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐसा कोई काम तो था नहीं लोगों के पास, बट जैसे ही वहां पे इंडस्ट्री खुली, मतलब इंडस्ट्री खुलने से पहले उस एरिया में क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट था, और वहां पे क्या थी, पॉवर्टी थी। अब जैसे ही वहां पे इंडस्ट्री ओपन हुई तो वो क्या होगा, इंडस्ट्री क्या है, उनको लेबर चाहिए होगी, तो वो अट्रैक्ट करेगी लेबर को, ठीक। अब लेबर को बुला रही, तो जिन लोगों के पास पहले काम नहीं था अब उनके पास क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा। जब काम आ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट हो गया एम्प्लॉयमेंट में, और दूसरा जब लोगों के पास काम आ जाएगा तो उनके पास पैसा आ जाएगा और वो अपनी जरूरत की चीजों को खरीद सकते हैं, तो वो क्या मतलब कि आपका पॉवर्टी से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसके 5 पॉइंट बनते हैं। तो अगर मैं इसको रिवाइज करूं कि इसमें मैंने क्या पढ़ा, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक। दूसरा मैं देखता हूं कि वो रिड्यूस करता है हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर पे अब लोगों को डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो जाके काम कर सकते हैं कहां पे, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में।
वही अगर मैं तीसरा देखूं तो एक कंट्री जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी अपनी मैन्युफैक्चर गुड्स को, उतना उसके पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक कंट्री जितना बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स बनाएगी, उसकी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी जो उसमें लाई करती है। और जैसे एक एरिया में अगर आप इंडस्ट्री ओपन कर दोगे तो उस एरिया की जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट है और पॉवर्टी है उसको आप इरेडिकेट, मतलब उसको आप रिमूव कर देते हैं। और इसी के साथ साथ जो है इसी के आप देखना इंपॉर्टेंस के बाद उसके अगले पेज, अगले पैराग्राफ में जाओगे नीचे तो वहां पे आपका लिखा होगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हैंड इन हैंड। तो उसका भी हम लोगों ने एग्जांपल दे दिया था कि हम लोग जो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग से खेती करते थे, जिससे एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन कम होता था। हम लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप की, इंडस्ट्री को क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने क्या किया, मॉडर्न इक्विपमेंट्स बना के दिया किसको, फार्मर्स को। फार्मर्स ने क्या किया, उस मॉडर्न इक्विपमेंट्स की मदद से खेती की और प्रोडक्शन उनके पास क्या आया, हायर, और हायर प्रोडक्शन गया किसके पास, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने भी क्या, हायर आउटपुट दिया। इससे ये समझ में आता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर आपको मॉडर्न इक्विपमेंट बना के नहीं देता तो एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होता। और एग्रीकल्चर डेवलप हो जाए और अगर हमारे पास उतनी क्वांटिटी में अगर इंडस्ट्री ना हो या उतनी एफिशिएंट इंडस्ट्री ना हो तो उसका रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जिसका मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या है, साथ साथ चलना चाहिए। तो जो टॉपिक हम पढ़ने वाले थे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो वो मैंने कवर कर लिया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन जीडीपी। और उसके साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ेंगे भैया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा तो एक इंडस्ट्रीज ने यहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेट करने के बारे में क्यों सोचा, तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो इंडस्ट्रियल के लोकेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू वेरी मच।